पुरानी कैबिनेट पूरी उतारने के बाद ये नई कैबिनेट शुद्ध रूप से सी आर पाटिल और आनंदीबेन पटेल की कैबिनेट रही। उसमें अमित शाह का एक आदमी भी मंत्री नहीं बन पाया। तो वहां अमित शाह वर्सेस आनंदीबेन पटेल, ये जो दो गुट है, इसमें भयानक खींचतान है। दूसरी ओर इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये पहले से तय हो रहा था। तो इन लोगों ने पहले ही कह दिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। दूसरी बात, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक बहुत पुराना फॉर्मूला है कि जब वो गुजरात में थे तब भी वही करते थे। उन्होंने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वही किया था पिछली बार, कि जब एंटी इनकम्बेंसी का उनको लगता है कि क्योंकि उनके यहाँ करता तो कोई काम है ही नहीं, जब काम गिनाने के लिए कुछ नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे? आप एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे पूरी की पूरी टीम बदल देते हैं, नए लोग लाते हैं कि भाई वो तो ऐसे थे, अब नए लाइए, तो ये इनको ट्राई कीजिए। यही कारण है कि एक दिन पहले नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोल गए गुजरात में कि आप उम्मीदवार मत देखिए, आप बस इतना तय करिए कि आप कमल पे बटन दबाइए, वो सीधा मेरा वोट होगा, आप मुझे वोट दे रहे हैं ऐसा समझिए, आप उस उम्मीदवार को मत देखिए। मतलब ये लोकतंत्र का मजाक है। जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में जो आदमी अपना एक नुमाइंदा भेजता है, अपना लीडर भेजता है, जो उस क्षेत्र का पॉपुलर लीडर होता है, जनमानस उसके साथ होता है, और वो विधानसभा में अपने क्षेत्र के लिए लड़ता है। अब सीधा कोई भी आप काले कुत्ते को खड़ा कर दो और कहो कि भाई मेरे कमल पे बटन दबाओ, मेरे पे आ जाएगा, तो क्या नरेंद्र मोदी हर कॉन्स्टिट्यूंसी का विधानसभा में इतना समय दे पाएंगे? क्या उनका यही काम बच गया है कि गुजरात के हर कॉन्स्टिट्यूंसी का काम देखें? क्योंकि अब उनको ये पता पड़ गया है कि उनको एंटी इनकम्बेंसी का इतना जबरदस्त वहां पे विरोध, मतलब फीलिंग आ रहा है। और जहां तक मेरे सोर्सेस है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है सरकार की, उनका जो फिगर आ रहा है वो 75 क्रॉस नहीं कर पा रहे। उसके वजह से वो भयावह आतंकित हो गए हैं। कांग्रेस जो अपना रूरल क्षेत्र है कांग्रेस का खास, वहां कांग्रेस जबरदस्त तरीके से अपने आप नया एक फार्मूला उन्होंने अपनाया है, जो पहले खाम करके जो था सोलंकी जी ने अपनाया था, तो जिसमें क्षेत्रीय भी थे, आदिवासी भी थे, दलित भी थे, मुसलमान भी थे, और 149 सीट तक ऐतिहासिक विजय पाई थी। वो आंकड़ा आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सपना, वो कभी साकार होने वाला नहीं है 150 क्रॉस करने का। लेकिन इस बार बादाम करके एक नया सिस्टम कांग्रेस अपना रही है अंदर ही अंदर। उसमें उन्होंने जो क्षेत्रीय है उसको छोड़कर उन्होंने बैकवर्ड यानी ओबीसी को साधने का प्रयास किया, क्योंकि क्षेत्रीय में वहां ठाकुर कम्युनिटी भी आती है, तो वो ओबीसी में भी आती है। तो वो एक बड़ा चंक, यदि बादाम सक्सेस हो गया तो कांग्रेस को वहां अभूतपूर्व विजय हो सकती है, अभूतपूर्व सीटें हो जाती है। जो 42 सीटें कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट आई है, उसमें एक सिटिंग एमएलए है मात्र कांग्रेस का, उसको भी टिकट नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप है, और वैसा भी वो बीजेपी की लाइन पकड़ रहा था, बीजेपी के ही साथ जाने का उसका करीब करीब तय था। लेकिन जो वहां के जो सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, जिनसे लगातार बात चल रही है, कुछ जो लोग होते हैं विश्लेषक, जो अखबार में काम नहीं करते लेकिन उनको एक नब्ज पता होती है, उनके हिसाब से इस एक 42 वाले लिस्ट में जहां मात्र सिटिंग एक एमएलए था उनका जिनको टिकट नहीं दिया, उस लिस्ट में करीब करीब 16 ऐसे नाम हैं जो आराम से चुनाव जीत सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस की वहां पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। जबकि वहां पे ये बार बार कहा जा रहा है कि कोई सीरियसली लोग नहीं आ रहे, ना कांग्रेस के वहां लोग नहीं है, लोग वहां अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। यदि लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी से नाराज है तो कौन? तो कांग्रेस के सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आम आदमी पार्टी हंगामा जरूर मचा रही है, लेकिन उनके यहाँ पे भी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही उन्होंने गाड़वी का नाम अनाउंस कर दिया, बहुत सारे लोग वहां पे पार्टी छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि कांग्रेस का एक एमएलए था, वो भी वहां से आम आदमी पार्टी से वापस कांग्रेस में आ गया। उनका कहना है कि नहीं, वहां पे कुछ हो नहीं पाएगा। तो कुछ जगह आम आदमी पार्टी सीटें ले सकती है, 4-5 सीटें भी शहरी विभाग में खासकर सूरत क्षेत्र में ली तो ली, क्योंकि सूरत पटेलों का बोला जाता है, लेकिन सूरत में जो बाहर के लोग गए हैं उनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, और वो हमेशा पटेलों के खिलाफ वोट करता है। पिछली बार सूरत में क्या हुआ ये कोई पूछने की जरूरत नहीं है, सबको कैसा गन पॉइंट पे वोटिंग करवाया गया, और पूरा सूरत जो एक सप्ताह पहले पूरा सूरत रास्ते पे था जीएसटी के विरोध में, वो सुपड़ा साफ हो गया वहां बाकी पार्टियों का, और बीजेपी पूर्ण रूप से स्वीप कर गई। तो ऐसे कई हथकंडे वहां अपनाए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में तो कम से कम ये स्थिति है बीजेपी की, बहुत बैकफुट पे है, और कांग्रेस दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस का भले ही राष्ट्रीय जो अखबार है या चैनल्स है, वो भले ही राहुल गांधी को नहीं दिखा रहे,
लेकिन रीजनल अखबार और रीजनल चैनल्स राहुल गांधी की यात्रा को बिल्कुल वैसा ही कवर कर रहे हैं जैसा चंद्रशेखर जी की यात्रा को हमारे जमाने में हमने कवर होते हुए देखा। तो वह इंपैक्ट है, बिल्कुल इंपैक्ट है। अब इनका कहना है, अब ये कह रहे थे कि राहुल गांधी डर के मारे नहीं जा रहे, तो क्या हम ये कहें कि आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी साहब, जिनको आपने चंडीगढ़ और हरियाणा का इंचार्ज बनाया है, वो इतने डर गए कि वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ रहे? बात ये भी हो सकती दोनों तरफ से। तो ये तो सिर्फ पोजिशनिंग की बात है, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं। हाँ, मैं ये बार बार कहता हूं कि बीजेपी कुछ भी हो जाए, गुजरात हारना ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बहुत मुश्किल का काम। यदि वो गुजरात हार जाते हैं तो 2024 के पहले ही एक बहुत बड़ा विद्रोह पार्टी में होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक चिंगारी चाहिए, पूरा बारूद भरा हुआ है अंदर एक उसका नफरत का। क्योंकि जिस हिसाब से वन मैन आयरन हैंड से पार्टी चलाई जा रही है, उससे कई बीजेपी के दिग्गज नेता दुखी है। तो इसलिए उनके लिए भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जानते हैं कि चाहे आपस में कुछ भी लड़ाई हो, लेकिन गुजरात आना जरूरी है। तो गुजरात आ भी जाएंगे तो मुझे लगता है जो ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का था 2002 से, 2002 में नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा 126 सीटें ली थी। उसके बाद लगातार सीटें घटती जा रही है और कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। वैसे में पिछली बार वो 99 पे हो गए, इस बार 93, 94, 95 तक भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक केन प्रकरण सरकार तो बनाने का वो प्रयास करेंगे, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े। लेकिन कांग्रेस ने जिस हिसाब से अपना वहां काम चालू किया है, अंदरूनी अंदर बहुत बुरी तरह से पूरा रूरल एरिया उन्होंने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। आदिवासी क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्होंने पकड़ बनाई रखी है, और शहरी क्षेत्र में दिल्ली के हमारे नरेश जो है केजरीवाल जी, वो इतना उधम कर रहे हैं कि बीजेपी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि शहर की तरफ देखे कि गांव की तरफ देखे। गांव को संभालने जाते हैं तो शहर में छेद हो जाता है, शहर संभालने जाए तो गांव में छेद होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जात पात पे उतर आए हैं कि मैं आपके जात का नहीं हूं, फिर भी आप मुझे समर्थन करते हैं, ऐसे समर्थन करिए। बोलने लगे हैं कि आप उम्मीदवार को मत देखिए। क्यों नहीं देखिए उम्मीदवार को? क्योंकि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। आप किसी भी एक रबर स्टैंप पे खड़ा करोगे और अपने नाम पे वोट मांगोगे। यही स्थिति अब गुजरात में होने वाली है। एक बात और समझ में सुनने में आई कि शायद इस बार जो लिस्टें अनाउंस होती है वो सूचियां बीजेपी अवॉइड करेगी। आखिरी दिन तक फॉर्म भरने का आखिरी तारीख तक ये तय नहीं होगा कौन चुनाव लड़ना चाहता है कौन नहीं। जिसको चुनाव लड़वाना है उसे फोन करके बी फॉर्म दिया जाएगा। एक रणनीति पे ये भी काम हो रहा है ताकि वहां पे कोई विरोधी एकदम फॉर्म भर नहीं दे। नहीं तो पता पड़ा कि 10 लोगों ने फॉर्म भर दिया जिनको टिकट नहीं मिला, और फिर बीजेपी को बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को शांत करने में। एक जमाना था कि नरेंद्र मोदी के सिर्फ देखने भर से काम हो जाता था। अब हिमाचल में नरेंद्र मोदी जी ने फोन करने के बाद भी जो विद्रोही था उसने कहा कि सब ठीक है माए बाप, लेकिन हम पर्चा वापस नहीं लेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये अब धीरे धीरे 2014 से लेकर 2022 तक वो ब्रांड में बहुत ज्यादा जो शाइनिंग थी वो खत्म हो गई। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा राहुल गांधी को शाइन करवा रही है। ये बहुत विपरीत स्थिति में बीजेपी कैश 22 के सिचुएशन में फंसी हुई है। लेकिन बी